हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहें जो मानचित्र के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उनके आसपास के क्षेत्र आपकी परीक्षा के लिए मानचित्र के प्रश्न के रूप में आपके सामने आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर हम आपसे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पिछले सप्ताह आपको जो अभ्यास प्रश्न दिया था, अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इस समूह के सभी देश अरबी भाषा को किसी न किसी रूप में एक आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं। दूसरा है, इस समूह के सभी देश उत्तरी अफ्रीका या पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। और तीसरा है, इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न यानी कि कंजिक्यूटिव क्षेत्र का निर्माण करते हैं। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो या दो और तीन। तो एक एक करके हम तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उससे शुरुआत करते हैं। तो पहले ये जो आप ग्रीन कलर में आप जितना कुछ देख रहे हैं, ये कौन है? आपके प्रश्न के हिसाब से ही देख लीजिए, अरब लीग है। अब यह अरब लीग जो है, जितना भी अरब लीग है, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आधिकारिक भाषा अरबी जरूर मिलेगी। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, इस समूह के सभी देश उत्तरी अफ्रीका या पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। यह बात तो सही है कि यह उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से सारे आपको दिखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका में है। ये यहां पे है आपका जो क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा दक्षिण पश्चिम एशिया का है। लेकिन अरब लीग इसके बाहर भी दिखाई देता है। जैसे कि आप देखें तो सोमालिया और यहां पर जिबूती, तो यह सोमालिया और जिबूती दरअसल यह भी अरब लीग का हिस्सा है, लेकिन यह पूर्वी अफ्रीका में आता है। तो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वह स्टेटमेंट सही नहीं है। और यहां पे कोमोरोस देखिए, यह भी अरब लीग का हिस्सा है। तो कोमोरोस भी अरब लीग का हिस्सा है, लेकिन ना तो उत्तरी अफ्रीका में आता है और ना ही दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है। तो इस हिसाब से देखें, इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अविच्छिन्न क्षेत्र की बात कही है, तो इसका मतलब यह होता है कि यह सारा का सारा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ हो, तब जाके कॉन्जिक्यूटिव क्षेत्र बनता है। लेकिन आप देखें तो यहां पर बीच में इजराइल का क्षेत्र आ जाता है, और इस इजराइल के क्षेत्र की आने की वजह से जो पश्चिम एशिया का और दक्षिण पश्चिम एशिया का, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया यहां पर उत्तरी अफ्रीका से नहीं जुड़ पाते हैं लगातार। इस वजह से कॉन्जिक्यूटिव क्षेत्र इसे नहीं बोला जाएगा। यहां दूसरे वाले स्टेटमेंट में जो मैंने आपसे दिखाया भी था कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम एशिया जो आपको दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा यह उत्तरी अफ्रीका से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ में अब आप खुद देखिए कि जिबूती और सोमालिया भी कहीं से इन दोनों से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ नहीं है, और ना तो कोमोरोस इनसे जुड़ा हुआ है। और ये सब आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़े होते लगातार, बीच में कोई बॉडी नहीं आती, वाटर बॉडी नहीं आती, तब हम कहते कि अविच्छिन्न है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो यहां पर कुल कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही मिलता है। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, सवाल बना हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहला 2+2 विदेश और रक्षा मामलों पर डायलॉग आयोजित किया गया था। तो रक्षा मामलों पर डायलॉग हुआ, अमूमन देखा जाता है विदेश और रक्षा मामलों पर ही होता है 2+2 का। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ था, इसलिए यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत शामिल है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत नहीं माना जाता है? तो यहां पे देखिए, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स। अब मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र है जो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत नहीं माना जाता है। इसमें कंफ्यूजन हमेशा विद्यार्थियों को रहता है। तो आप देखिए, यह जो एक गोला आप देख रहे हैं मानचित्र में, इसमें जो है, जो लाइट कलर आप देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो थोड़ा और पास से इसको देखते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के ये पूरा क्षेत्र आपका इंग्लैंड है, और उसके बाद ऊपर इसका स्कॉटलैंड है, और यहां पर वेल्स है। तो इतना क्षेत्र तो इंग्लैंड है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इंग्लैंड के साथ
जब हम इसमें जोड़ दें दो और जगह, कौन सी, स्कॉटलैंड, प्लस स्कॉटलैंड के साथ और क्या जोड़ना होगा, वेल्स। जब इतना जोड़ दिया गया तो यह कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिला के बन गया ग्रेट ब्रिटेन। अब इसी में आप देखिए तो ये आयरलैंड द्वीप है बड़ा सा, लेकिन इसमें ऊपर का हिस्सा जो जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, यह नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जब हम इसमें मिलाएं, इसके साथ जोड़ लें, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड, तब हम इसको कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड का हिस्सा ये वाला नहीं है यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जब मिल जाता है ग्रेट ब्रिटेन से तो यूनाइटेड किंगडम बनता है, और यूनाइटेड किंगडम आपका जब यहां पर यूनाइटेड किंगडम में आप नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देंगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन से स्कॉटलैंड और वेल्स को हटा देंगे तो बन जाएगा आपका इंग्लैंड। तो कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, दोनों तरफ से आप देख लीजिए। एक सवाल जो मैंने पहले वाला आपसे पूछा था उसमें एक जरूरी जानकारी ये आपको पता होनी चाहिए कि अरब लीग में कितने देश हैं, तो 22 देश हैं। इसमें से एक देश जो था सीरिया, सीरिया में बहुत सारी गृह युद्ध की स्थिति और आंतरिक अशांति बनी होने की वजह से वहां पर कोई शासन में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से बात करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा था, या कोई एक शख्स नहीं बन पा रहा था, एक कोई तंत्र नहीं बन पा रहा था। इस वजह से अरब लीग से एक समय तक इसको हटा दिया गया था। जो अरब लीग का यह मुख्य मेंबर नहीं रह गया था, इसे टेम्परेरी कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, तो 22-1 हो गया था, लेकिन फिर बाद में इसे फिर से जोड़ दिया गया तो फिर से यह 22 हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच एक खबर आई है, उसी खबर से यह हमारा आज का प्रश्न बना है। हाल ही खबरों में रहे रफाह, इरेज और केरेम शालोम निम्नलिखित में से क्या है। 3 स्थान है, एक है रफाह, एक है इरेज और तीसरा है केरेम शालोम। फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह, मध्य पूर्व में चलने वाली गर्म स्थानीय पवनें, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग और संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष अभियान। जो खबर मैंने आपसे बताई उससे आपको जवाब का अंदाजा लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या है। देखिए इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह इस क्षेत्र के बीच का ही है। पूरा इजराइल इसी के अंदर है, और इसी में हम और अंदर जाएंगे तो हमारा जवाब हमें मिलेगा। थोड़ा हम इसे बड़ा करके देखते हैं और नजदीक से देखते हैं। तो नजदीक से आप देखिए तो ये जो है आपको हिस्सा एक लाइट कलर में अलग से दिख रहा है, ये पूरा इजराइल का हिस्सा है। अब इजराइल के इस हिस्से में एक तरफ यहां पे देखिए, ये जो इतना क्षेत्र है ये गाजा है, और ये आप देख लिए ये वेस्ट बैंक है। तो हमें वेस्ट बैंक की तरफ नहीं आना है, हमें गाजा के पास जाना होगा, तब हम अपने जवाब के पास पहुंचेंगे। अब हम गाजा में देखें तो गाजा में 2 महत्वपूर्ण शहर है। एक तो गाजा सिटी है जो यहां पर है, और एक है खान यूनिस जो यहां पर है। एक तरह से एक सेंटर बना दिया है, विस्तार इसका ज्यादा है। तो गाजा सिटी और खान यूनिस 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं। और इस वक्त जो इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई है उसकी वजह से इजराइल ने जो इस वक्त गाजा में हमला बोला हुआ है, और वहां पर यह जितना आप रेड एरिया देख रहे हैं, एक तरह से इसको रेड जोन ही समझ लीजिए। इस रेड जोन के क्षेत्र में जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनसे जगह खाली करने के लिए कहा गया है इजराइल के द्वारा। इस जगह पर उसके सैन्य अभियान जारी हैं। तो यहां से अब देखा जाए तो पूरे गाजा से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बाहर निकला जा सकता है, यानी कि बॉर्डर क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं। तो बॉर्डर क्रॉसिंग देखिए, एक तो है इजराइल से लगा हुआ है इरेज क्रॉसिंग, हमारे प्रश्न में यह भी था। एक आप देखेंगे तो इजिप्ट के साथ लगा हुआ है रफाह क्रॉसिंग, और उसके बाद एक और है इजराइल से लगा हुआ है केरेम शालोम। तो ये तीनों के तीनों क्या है, यह एक तरह से देखा जाए तो बॉर्डर क्रॉसिंग है। अब देखिए हमारे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये तीनों के तीनों कहां पर हैं, गाजा पट्टी में ही है, बॉर्डर क्रॉसिंग है। और चाहे एक भी आपसे पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है या कहां पर है नक्शे में। तो जब भी कहीं पे युद्ध हो या कोई ऐसी स्थिति हो तो हमें उसके आसपास की जगहों को एक बार देख लेना चाहिए। अब आगे देखिए, इक्वाडोर और मेक्सिको के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों ऐसा हुआ है, इक्वाडोर को हमने क्यों लिया है और मेक्सिको को क्यों लिया है? क्योंकि अभी इक्वाडोर में
35 वर्षीय डेनियल नोबोआ सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। मतलब दुनिया में सबसे युवा हो चाहे ना हो, इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। नाम क्या है? डेनियल। आपने ये खबर सुनी होगी। इसी वजह से यह हमारे प्रश्न में आज मौजूद है कि इक्वाडोर और मेक्सिको के संदर्भ में है। हमने एक और देश को लिया है। देखिए, ये दोनों देश प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं। अगला है स्टेटमेंट, इन दोनों देशों में नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। तीसरा है, इन दोनों के पड़ोसी देशों की संख्या बराबर है। और चौथा है, इन दोनों की राजधानियां समुद्र तट पर स्थित हैं। अब आपको इनमें से बताना है कितने कथन सही हैं। ध्यान रखिएगा, सही हैं या सही नहीं है, दोनों आपको पता होना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। एक तरफ से देखते हैं हम, चलिए। अब ये आपके सामने उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये मैक्सिको है। ये पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पे भौगोलिक आपका फिजिकल मैप है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिको है ये पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ आपको दिखता है। एक तरफ से तो देखिए अटलांटिक ओशियन से भी गल्फ ऑफ मैक्सिको के माध्यम से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट तो सही है कि पैसिफिक ओशियन से मैक्सिको लगा हुआ है। अब देखिए, हमारा प्रशांत महासागर के तट पर है। अब दूसरा देखते हैं। हमने तो इक्वाडोर, अब मैक्सिको का देखा, एक बार इक्वाडोर को भी देख लीजिए। अब इक्वाडोर देखिए, यहाँ पे है, यह इक्वाडोर है। और आप यह देखिए, पैसिफिक ओशियन से ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वाडोर भी पैसिफिक ओशियन से है और मैक्सिको भी पैसिफिक ओशियन से है। यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन दोनों देशों में नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। तो अब देखिए, दोनों देशों में नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं कि नहीं। यह उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आपको रॉकी माउंटेन दिख रहा है। यहां पर रॉकी माउंटेन है इस जगह पे। तो रॉकी माउंटेन मैक्सिको के पास भी है। तो मैक्सिको के पास में अगर आप थोड़ा सा और नजदीक से देखेंगे तो यहां पे एक इसका पूर्वी हिस्सा है और एक इसका पश्चिमी हिस्सा है। इसको हम कह सकते हैं कि नवीन जो मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, वह मैक्सिको में तो है। लेकिन अभी हमें देखना होगा इक्वाडोर में है कि नहीं है। तो यहां पे रॉकी पर्वत तो था। अब यहां पे हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में हम देखें तो यह आप देखेंगे, जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, पूरा दक्षिण अमेरिका का यह पश्चिमी किनारा जो है, ये पूरा का पूरा नवीन वलित पर्वत है। ये, इस पर्वत का नाम क्या है, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप देखिए, जो हमने बात कही थी कि इक्वाडोर, अब देखिए इक्वाडोर में यह स्थान है जहां पर मौजूद है। और यहीं पर आप देखें तो ज्वालामुखी पर्वत है, चिम्बेराजो है और कोटोपैक्सी है। चिम्बेराजो 6000 से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। अब यहां पे देखिए कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है, एक बार आप मुझे बताइए इस पर्वत पर, ये पर्वत श्रृंखला जो है इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट तो हमें ठीक है कि मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही मिल गया। तीसरा देखिए, दोनों के पड़ोसी देशों की संख्या क्या बराबर है या नहीं है। अब देखते हैं। अब मैक्सिको में हम देखें तो हमें कौन कौन सा दिखाई देता है। एक तरफ तो हमारा है यूएसए है, दूसरी तरफ है हमारा ग्वाटेमाला, एक और है बेलीज। तो 3 हो गए। अब हम देखते हैं आपके लिए इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर का एक पड़ोसी है कोलंबिया और एक पड़ोसी है पेरू। अब यहां पर 2 हैं और वहां पर 3 हैं। और बात क्या हुई थी कि जो इनके पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या बराबर होगी। तो बराबर नहीं है, मैक्सिको के 3 हैं और इक्वाडोर के 2 हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। पहला सही था, दूसरा सही था, तो लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चौथा देखते हैं सही कि गलत है, कि दोनों की राजधानियां समुद्र तट पर स्थित हैं। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैक्सिको की राजधानी। तो देखिए मैक्सिको सिटी जो है, मैक्सिको की राजधानी, वह है समुद्र तट पर नहीं बल्कि बीच में है। उसके अलावा अब हम देखें इक्वाडोर की राजधानी, तो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, यह भी बीच में है, समुद्र तट पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चौथा स्टेटमेंट जो है वह भी गलत है। तो अगर तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है और पहला और दूसरा सही, तो कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं। तो हमारा जवाब क्या है? बी है। अब आगे देखते हैं हमारे अगले सवाल पे। यह सवाल जुड़ा है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? IORA शॉर्ट में। कि विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और कहां पे हुई? श्रीलंका में। श्रीलंका में कहां पर? कोलंबो में हुई। और इसी वजह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जान ले थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से कौन
देशों का कौन सा समूह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA का सदस्य है? यानी कि ये समूह है, 4 समूह है, इनमें से कौन सा समूह है जो IORA का समूह है? मतलब कि ये सारे देश, इन चारों में से कौन है जिसके सारे के सारे देश IORA से जुड़े हुए हैं? तो यहां पर हम थोड़ा सा IORA को समझ लेते हैं। देशों की संख्या, IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के देशों की संख्या है 23। इतने नाम शायद याद ना रख पाए, लेकिन तरीका क्या हो आपको समझने का, इसको आप इस तरह से समझिए कि जो IORA मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको कहां देखने को मिलेंगे? अफ्रीका में, या तो एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया। ये 3 ही मेंबर हो सकते हैं, 3 तरफ के मेंबर हो सकते हैं। इंडियन ओशियन की बात हो रहा है, यानी कि हिंद महासागर की बात हो रहा है। अब इस क्षेत्र से लगे हुए जो देश हैं वही सारे के सारे इसमें होंगे। तो कौन से नहीं है इन तीनों ही देखो जगह पे? अफ्रीका में कौन सा नहीं है किनारे पे जो आता है, एशिया में कौन सा नहीं है, और इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड कौन सा नहीं है? तो आप देखिए यहां पर सऊदी अरब जो है, UAE तो है, सऊदी अरब का यह जो क्षेत्र है वह नहीं है। सऊदी अरब का क्षेत्र नहीं है। यहां पे एशिया में देखें तो यह जो पाकिस्तान है यह भी IORA का सदस्य नहीं है। इसके अलावा म्यांमार, जो म्यांमार है वह भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं है। अगर ये कहीं पे हमारे ऑप्शन में हमको दिखते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। अब आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जिबूती और सऊदी अरब। सऊदी अरब मिल गया, मतलब कि नहीं है। म्यांमार, कोमोरोस, मेडागास्कर, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यहां पे म्यांमार भी मिल गया तो यह भी नहीं है। अब आप सोचेंगे यूनाइटेड किंगडम भी आ गया, तो ये ऐसा भी नहीं है। अब इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ईरान। पाकिस्तान कहां से आ गया, न्यूजीलैंड कहां से आ गया, यह भी नहीं है। अब आप देखिए श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। श्रीलंका है, फ्रांस भी है, अब कैसे है ये आपको भी बताता हूं। सिंगापुर भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, UAE भी है जिसको हम कहते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से हैं? श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। एक तरफ से देखिए श्रीलंका आपको मिल गया, ये है। फिर उसके बाद सिंगापुर, देखिए सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद आप देखिए फ्रांस। आप देखिए यहां पे फ्रांस लिखा हुआ है। फ्रांस क्यों लिखा हुआ है? फ्रांस लिखने की वजह है कि फ्रांस के आइलैंड यहां पर है। फ्रांस का नाम है, फ्रांस के आइलैंड का नाम है फ्रेंच इंडियन ओशियन आइलैंड, जो यहां पर है। उसके अलावा एक और है, उसका नाम है रियूनियन आइलैंड, जो कि मेडागास्कर के पास में ही मौजूद है। तो रियूनियन आइलैंड और फ्रेंच इंडियन ओशन जो आइलैंड है वो, इसकी वजह से फ्रांस की उपस्थिति हम मान सकते हैं। फ्रांस यहां पर IORA का मेंबर है। और एक तरफ यहां पर UAE जो यह क्षेत्र है वह भी मेंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विकल्पों के आधार पर ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ये चारों के चारों मेंबर हैं किसके? IORA के। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में लगभग 4 दशकों के बाद भारत श्रीलंका में पाक जल संधि क्षेत्र में नौका फेरी सेवा, जिसको हम फेरी सेवा भी कहते हैं, फिर से शुरू हुई है। कितने बाद? 4 दशकों बाद, यानी कि 40 साल पहले यह नौका सेवा थी भारत श्रीलंका के बीच में, लेकिन बीच में काफी समय से बंद हो गई थी और अब फिर से शुरू हुई है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, समझते हैं थोड़ी सी नक्शे पर हमें और आइडिया लगेगा। पाक जल संधि तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के जाफना क्षेत्र के बीच विस्तृत है। दूसरा स्टेटमेंट है जाफना श्रीलंका का सबसे उत्तरी जिला है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, इसमें कौन सा कथन सही है? आइए चल के देखते हैं एक बार। तो देखिए यह इंडिया का क्षेत्र है और यह श्रीलंका का क्षेत्र है, और यहां पर मौजूद है आपका नागपट्टिनम। नागपट्टिनम बोलते हैं, नागपट्टियम भी बोलते हैं तमिलनाडु में, और यहां पर जाफना क्षेत्र है श्रीलंका में। अब इन्हीं दोनों जगह के बीच में ही यह पाक जल संधि आती है। PALK है, PAK नहीं, याद रखिएगा ना, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया है, पाक जल संधि। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कौन से पाक जल संधि है, और यह नागपट्टिनम और जाफना है, और यह स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा सही है। लेकिन अब बात आती है कि जो जाफना है यह उत्तरी जिला है कि नहीं। तो देखिए श्रीलंका के पॉलिटिकल मैप में
जो जिलों का मैप है, जाफना सबसे उत्तर में है। यह बात भी सही है कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन याद रखिए, देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था दूसरा वाला, कि जाफना श्रीलंका का सबसे उत्तरी जिला है। मान लीजिए कहीं ये होता कि जाफना श्रीलंका का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जाफना श्रीलंका के सबसे उत्तर का हिस्सा है। यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जिला, क्षेत्र या स्थान, क्या है, या हिस्सा? जाफना। जाफना सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पे। तो कभी सवाल में अगर ऐसा पूछ ले, जिला पूछ ले, तो ना यूपीएससी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि आपको पड़ोसी देश के या दूर देश के जिले के बारे में पता है कि नहीं है। वह दरअसल उस जगह के बारे में ही पूछ रही है। अगर आपको जाफना पता है कहां पे है तो आप बता देंगे हाँ उत्तर में है, लेकिन जाफना जिला है कि नहीं है, इससे आपकी जानकारी में यह बात है कि नहीं है, इस बात से आपको डरना नहीं कि आप स्टेटमेंट देखें जिला है कि नहीं है, आप उस बात से मत डरिएगा। अगर आप कमजोर दिल के होंगे तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन दिल को थोड़ा मजबूत करेंगे तो उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के एक अध्ययन में हिंदू कुश क्षेत्र में एरोसोल रिकॉर्ड में वृद्धि दर्ज की गई है, इसरो में। अब यहां पे इसरो के बारे में आपको समझना होगा कि यह जो वृद्धि दर्ज की गई है, इस वजह से क्योंकि हिंदू कुश क्षेत्र का मामला है तो एक प्रश्न उससे भी बनना जरूरी हो जाता है। तो निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। कुन-लुन पर्वत, जाग्रोस पर्वत, काराकोरम पर्वत, किरथर पर्वत और हिंदू कुश पर्वत। कितने हो गए? 5 पर्वत हो गए। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से पामीर गांठ बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से नहीं है। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो आपको या तो ये पता हो कि कौन से हैं या तो ये पता हो कि कौन से नहीं है, तो एलिमिनेट करके भी आप जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नक्शे का, मानचित्र का अंदाजा होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति का अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर पामीर गांठ की बात की गई है, जिसको हम पामीर नॉट भी बोलते हैं या पामीर की ग्रंथि भी बोलते हैं। तो आपको बताना है 2 4, 2 3, 1 5 या 4 5, कौन नहीं है इनमें से। तो हम जरा पास से देखते हैं, सारे नाम यहां पर आपको दिख जाएंगे। तो देखिए एक तरफ से सबसे पहले हम देखते हैं पामीर गांठ को। पामीर गांठ आप जो देखें तो यह जो एक गोला बना हुआ है, इसी को आप मान लीजिए पामीर गांठ है। और ये कहां पे है तो आप बताएंगे मुख्य रूप से ताजिकिस्तान में है। इसका कुछ क्षेत्र अन्य स्थान पर भी लगता है, लेकिन मुख्य रूप से ताजिकिस्तान मान के चलेंगे। अब देखिए पामीर गांठ को मिला लिया जाए और एक तरफ हिंदू कुश पर्वत को मिला लिया जाए और हिमालय ये तिब्बत का क्षेत्र मिला लिया जाए, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है इसे कहा जाता है कि यह विश्व का तीसरा ध्रुव है। अब विश्व का तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है, उसके कहने की वजह यह है कि दरअसल विश्व में 2 स्थान होते हैं, 2 ध्रुव हैं, वहां पर ग्लेशियर मौजूद है और एक यह स्थान है जहां पर इतने ग्लेशियर मौजूद हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में। तो वहां पर यहां पर इस क्षेत्र में अगर कोई ध्रुवों में रहने वाले जीव जंतु लेकर आएंगे तो वे जीव जंतु भी उस स्थान पर आराम से रह लेंगे। यहां पर उन्हें वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे उत्तर या पश्चिमी ध्रुव में उत्तर या दक्षिणी ध्रुव में आती है। तो इस वजह से इसे विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए पामीर नॉट क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। नॉट यानी ग्रंथि। अब इस नॉट के कहने का मतलब है कि पामीर नॉट एक ऐसा स्थान है जिसको देखने पर यह लगता है कि बहुत सारे पहाड़ यहां से शुरू होते हैं, पर्वत यहां पर बहुत सारे यहां से शुरू होते हैं। देखिए आप यहां पे कुनलुन है, काराकोरम है, हिमालय है, हिंदू कुश है, ये सारे के सारे पामीर नॉट से लगे हुए आपको दिख रहे हैं। इसी वजह से इसको नॉट कहा जाता है। ये सवाल आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे देखिए कितने आपको दिख रहे हैं, कुनलुन है, ये चीन क्षेत्र में ही आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखिए काराकोरम है और हिमालय है और यहां पे देखिए किरथर है। अब किरथर आपको कहां दिखता है, ये किरथर जो है, ये किरथर दरअसल मौजूद है बलूचिस्तान के पास। अब यह देखिए जाग्रोस माउंटेन जो है फारस खाड़ी के समांतर है और यह ईरान में है और आगे बढ़कर यह यहां पर आगे चलकर यह प्राकृतिक सीमा बनाता है, भौगोलिक सीमा बनाता है इराक के साथ में। ईरान में है, इराक के साथ सीमा बनाता है। इसी के साथ शुरू करते हैं अब हम अपना अगला सवाल। हाल ही में भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
द्वीप हैं और संबंधित देश हैं। आपको बताना है कि द्वीप और संबंधित देश के बीच में युग्म सुमेलित है कि नहीं। अगर आपको पता होगा तो आप बता सकेंगे कितने युग्म सुमेलित हैं और कितने सुमेलित नहीं, इसका अंदाजा लग जाएगा। तो आपको बताना क्या है कि कितने सुमेलित हैं। तो देखिए, सिसिली के आगे इटली है, सार्डिनिया के आगे फ्रांस है, कोर्सिका के आगे फ्रांस है, मायोरका, देखिए स्पेलिंग मायोरका की अलग है लेकिन इसको बोलते क्या है, मायोरका बोलते हैं। अब देखते हैं कितने सही हैं इसमें से। तो सबसे पहले देखिए सिसिली और सार्डिनिया, सिसिली और सार्डिनिया इटली के क्षेत्र हैं, जबकि देखिए क्या यहां पे है, सिसिली तो इटली का है, ये बात सही है, लेकिन सार्डिनिया के आगे फ्रांस लिखा है, ये गलत है। अब देखिए आगे अगला कोर्सिका, कोर्सिका जो है यह जो है देखिए यह फ्रांस का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है फ्रांस का, ये फ्रांस है और इसी का क्षेत्र है कोर्सिका। अब यहां पे देखिए कोर्सिका फ्रांस का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अब मायोरका को देखते हैं कि मायोरका स्पेन का क्षेत्र है कि नहीं है। अब आप देखिए यहां पर है मायोरका, नाम यहां पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। मायोरका यह क्षेत्र है और यह जो मायोरका क्षेत्र है यह स्पेन का क्षेत्र ही है, यह स्पेन के अंतर्गत ही आता है। तो यह जो क्षेत्र है इसी का लगा हुआ क्षेत्र है, स्पेन का आइलैंड है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है, और वह कौन सा है, सार्डिनिया। सार्डिनिया किस में आता है, इटली के क्षेत्र में ही आता है। तो इस तरह से 3 हमारे सही हो गए। तो कितने सही हैं, 3, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए आगे अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। इस पर क्यों प्रश्न बन रहा है, इस पर प्रश्न इसलिए बन रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ एक समझौता किया है। अब उसी पर मंजूरी मिल गई है। तो अब देखते हैं कि ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं निम्नलिखित में से कितने कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित हैं। कौन कौन से हैं, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, और उसके बाद डोमिनिका, उसके बाद एंटीगुआ एंड बारमूडा, फिर है बाराबाडोस। अब हमें कैरिबियाई क्षेत्र के साथ बताने ये कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या सारे के सारे हैं। देखते हैं, नक्शे से पता चलेगा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का यह जो क्षेत्र आप बॉक्स के बीच में देखते हैं इसी को हम बोलते हैं कैरिबियाई क्षेत्र। अब इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं, ये हमारा कैरिबियाई क्षेत्र है। अब यह कैरिबियाई क्षेत्र जो है इसमें कुछ बड़े जो द्वीप हैं उन्हें खास नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ग्रेट एंटिलीज। अब ग्रेट एंटिलीज कौन कौन से हैं, देखिए क्यूबा है, जमाइका है, उसके अलावा स्पेनियोल है, और उसके अलावा स्पेनियोला है, और उसके अलावा प्लूटो रिको है। ये चारों ग्रेट एंटिलीज के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन और भी क्षेत्र हैं जो कैरिबियन क्षेत्र हैं और हमारे प्रश्न के लिए जानना जरूरी है कि उससे हमें पता चलेगा कितने क्षेत्र आते हैं। देखिए अब यहां पे हमने जितने क्षेत्रों की बात की थी, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, उसके विंसेंट, बारबाडोस और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और सेंट किट्स, ये सारे के सारे आप देखिए यहां पर हमारे प्रश्न में मौजूद हैं। ट्रिनिडाद, टोबैगो, डोमिनिका, बारडोसा, एंटीगुआ, सेंट विंसेंट और सेंट किट्स, ये सारे के सारे आपको यहां पर इस जगह पर एक साथ मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 यानी कि हमारे कैरिबियाई क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा इस प्रश्न के हिसाब से, डी, सभी के सभी। अब देखिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। अब यह जो सवाल बनता है, नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश फोरम में तंजानिया के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया था, इसी वजह से अब जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और सवाल क्या है कि झील है कुछ, विक्टोरिया झील, तुर्काना झील, तांगा नीका झील और कैरिबा झील, मलावी झील, या इसी को न्यासा झील भी बोलते हैं। चाहे न्यासा बोले चाहे मलावी बोले, आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एक ही हैं। और नासेर झील, आपको बताना है उपयुक्त में से कितने तंजानिया से संबंधित झीलें हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। चलिए देखते हैं एक बार नक्शे में, तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यह अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है और सारी झीलें यहीं पर मौजूद हैं। तो एक एक करके हम झील देखते हैं और उनसे संबंधित देश को देखते हैं, तो हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो एक तरफ हमारे पास
पॉलिटिकल मैप भी है और दूसरी तरफ इस फिजिकल मैप भी है। अब चलिए एक तरफ से देखते हैं, सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लेक नासिर है। अब लेक नासिर कहाँ पे है? इस क्षेत्र में आता है, और यह क्षेत्र कौन सा है? इजिप्ट का है, मिस्र है। तो लेक नासिर तो इजिप्ट में है, तंजानिया से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर हम देखिए, यहां पे लेक नासिर, इसको कट कर दिए। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए तुर्काना झील है। अब यह कहां पे? तुर्काना झील, यह तुर्काना झील है केन्या में। केन्या में यह झील है, तो तंजानिया से इसका संबंध हमें यहां पे नहीं दिखाई देता है, मुख्य रूप से यह केन्या में है। अब देखिए, अगर केन्या में है तुर्काना झील, इस मुख्य रूप से तंजानिया में नहीं है। अब इसके अलावा आगे हम देखते हैं और भी झीलें हैं, जैसे लेक विक्टोरिया है। अब लेक विक्टोरिया को अगर आप देखें तो यह केन्या से लगी हुई है, तंजानिया से भी लगी हुई है, और उसके अलावा युगांडा से भी लगी हुई है। तो लेक विक्टोरिया तो है, तो हमारे जवाब में इसको हम चलिए टिक कर लेते हैं कि लेक विक्टोरिया तंजानिया से लगी हुई है। अब तांग्यानिका झील देख लेते हैं, और एक और झील बची हुई है। अब देखिए, अब लेक करीबा देख लीजिए, चलिए लेक करीबा ही देख लेते हैं। लेक करीबा आपकी जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इन दोनों ही क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन तंजानिया यहां पर है। तो लेक करीबा यहां पे है, लेकिन तंजानिया यहां पे है, इसका मतलब कि तंजानिया से यह भी नहीं लगती है। तो इस हिसाब से लेक करीबा भी नहीं होगा, यह हम हटा देते हैं। अब हमें न्यासा और तांग्यानिका देखना है। अब देखिए अगला कौन सा है? तांग्यानिका देख लीजिए। तो यह तांग्यानिका जो आप देखेंगे, तांग्यानिका आप देखिए तंजानिया से लगा हुआ है, तो तंजानिया में यानी कि मौजूद है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी है, इसके अलावा जाम्बिया में भी हमें दिखाई देता है, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी दिखाई देता है। लेकिन इस हमारा जो जवाब था, हमें जो जानना था वही जानना था कि तंजानिया से लगा है कि नहीं है, तो बिल्कुल लगा हुआ है। इसके अलावा मलावी या न्यासा झील को हम देख लेते हैं। मलावी या न्यासा झील तंजानिया में है कि नहीं है, तो यह भी मौजूद है। आपको इसमें अब दिखेगी नहीं, थोड़ा सा और पास से दिखाऊंगा तो दिख भी जाएगी, यहां पर मौजूद है। और ये देखिए, यह वह क्षेत्र है पूरा का पूरा, और यह भी तंजानिया से लगा हुआ है, यह वह क्षेत्र है। अब देखिए एक बार जरा इसको पास से, तो ये लेक विक्टोरिया, तांग्यानिका, और उसके बाद लेक मलावी, या तो इसको हम बोल सकते हैं लेक न्यासा। तो हमारे जो ऑप्शन थे मौजूद थे, विक्टोरिया, तांग्यानिका और मलावी, ये तीनों के तीनों 1, 3, 5 तीन स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हुआ? बी हुआ। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्यों जुड़ा हुआ है? कथन इस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट एक आई, जिसमें भारत म्यांमार सीमा पर 100 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग की बात बताई गई। तो इस स्मार्ट फेंसिंग की बात को सामने लाने के साथ जरूरी हो जाता है कि एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ हम देख लेते हैं, जो म्यांमार से जुड़ा हुआ हो। सवाल यही है, म्यांमार की नई राजधानी इरावदी नदी के तट पर स्थित है। इरावदी नदी बेसिन कुछ विस्तार भारत में भी है। इरावदी डॉल्फिन कुछ भारतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, म्यांमार की नई राजधानी है इरावदी नदी। म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडे है, और नेपिडे जो है सितांग नदी के किनारे स्थित है। और यह जो सितांग नदी है इरावदी नदी नहीं है, ना तो इसकी सहायक नदी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, दूसरा स्टेटमेंट है इरावदी नदी बेसिन का कुछ विस्तार भारत में है। देखें भारत में है कि नहीं है। तो यह देखिए म्यांमार का क्षेत्र है, और यह जितना आप ब्लू कलर से देख रहे हैं यह उसके नदी बेसिन का, इरावदी का है। लेकिन आप देखें यह जो क्षेत्र है इतना, यह भारत का क्षेत्र है, तो इसका मतलब कुछ विस्तार इसका भारत के क्षेत्र में है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा तो हमारा सही हो गया। तीसरा क्या? इरावदी नदी डॉल्फिन कुछ भारतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए जो इरावदी डॉल्फिन है वो कहां कहां पे, देखिए भारत के चिल्का झील तक में पाया जाता है। कुछ समय पहले एक अध्ययन हुआ था, उस अध्ययन के हिसाब से यह बात पता चली कि लगभग 150 के आसपास, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 150 के आसपास चिल्का झील के आसपास इतने प्राकृतिक रूप से इरावदी डॉल्फिन पाए गए थे। और ना सिर्फ भारत में, बल्कि आप देखें तो जो दक्षिण पूर्व एशिया का मामला है वहां पर बहुत सारे देशों में डॉल्फिन पाई जाती है। जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, जहां जहां यह रेड कलर मौजूद है वह सारा का सारा इरावदी डॉल्फिन से जुड़ा हुआ है।
और इरावदी डॉल्फिन 3 प्रमुख नदियां इससे जुड़ी हुई हैं, यानी कि 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जहां पर इरावदी डॉल्फिन मिलती ही मिलती है। वो नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक नाम तो है इरावदी ही है, एक नाम है महाकाम और एक है बोर्नियो। ये तीनों के तीनों आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। अब यहां पर जितने देश हैं यहां पे आपको दिख रहे हैं, आपको एक बार के लिए मुझे कमेंट में करके बताना होगा कि कौन कौन से देश हैं जहां पर यह लाल रंग आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन से देश हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद इस सवाल के हिसाब से हम देखें तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, यानी कि कुल 2 स्टेटमेंट सही हैं। वह कौन है? दूसरा और तीसरा, यानी कि सी। अब देखिए आज का हमारा अगला सवाल, जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम है, क्या है? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर, इनका सही स्थिति क्रम बताना है। किस हिसाब से? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, यानी कि दक्षिण से उत्तर ऐसे जाना है, ठीक है? तो देखिए क्या है, चलिए दक्षिण से उत्तर जाते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है जकार्ता। ये सारी की सारी राजधानियां हैं, तो दक्षिण इंडोनेशिया की राजधानी देखिए जकार्ता हो गई। फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, जकार्ता हमें मिल गया सबसे पहले नंबर पे, यानी कि 3 आएगा। सबसे 3 कहां पे है? बी में है और सी में है। अब देखते हैं कौन सा आता है, या तो बी होगा या तो सी होगा, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। अगला देखिए कौन सा है, अगला है हमारा सिंगापुर। अब सिंगापुर देखिए, सिंगापुर हमारा चौथा है, तो चौथा यहां पे किस में है? सी में आ गया चौथा। तो हमारा उत्तर तो हमें यहीं पे मिल चुका है कि सी होगा हमारा उत्तर। लेकिन अभी हम एक बार देख लेते हैं कि 1 और 2 वाला, यानी कि हनोई और बैंकॉक, आइए देखते हैं। थोड़ा ऊपर आते हैं तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मिलती है। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमें वियतनाम की राजधानी हनोई मिलती है। तो बैंकॉक और हनोई के साथ, यानी कि पहला और दूसरा, तो हमारा उत्तर सी होगा। हम शुरू में ही पता कर चुके थे कि हमारा उत्तर क्या होगा, लेकिन हमें चूंकि अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में हम आगे तक बढ़ के पूरा ही देखते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए। अब देखते हैं हमारा आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा भी करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ब्रिटिश द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधान मध्याह्न रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है। यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहां के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? 1 और 2 केवल 2, 2 और 3 केवल 3। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।